तो सभी ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों के लिए हमारे सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टमन का स्टूडियो में स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात है। ओवन, मैं एक ऐसी खबर से शुरू करना चाहती हूं जो यहां इजराइल में चर्चा में है। सरकार संभवतः उच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने का निर्णय ले सकती है। अगर ये सच है तो ये वाकई अभूतपूर्व है। ताजा जानकारी क्या है, हमें और बताइए। यहाँ इजराइल में बड़ी खबर है बनीता। 5 में से 3 शाम की न्यूज ने इसे मुख्य खबर बनाया है और इसे काफी ध्यान मिल रहा है। बहुत ज्यादा तकनीकी बातों में ना जाते हुए यहाँ बुनियादी तथ्य ये है कि असली बहस एक मीडिया रेगुलेटर को लेकर है कि उसके पास कोरम है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेगुलेटर अभी भी काम कर सकता है और उसे करना चाहिए। सरकार का कहना है कि वो काम नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। और सवाल यह है कि ये रेगुलेटर, ये बोर्ड किसकी बात माने? क्या वे कोर्ट या सरकार की सुनेंगे? यही वजह है कि यह संवैधानिक संकट है। बेनीता, ऐसे संकट अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी होते हैं, लेकिन इजराइल में ये इतनी अहम खबर क्यों है? क्योंकि इतने वर्षों से कोर्ट्स और खासकर सुप्रीम कोर्ट की इजरायली दक्षिणपंथियों द्वारा, जिसमें यहां की दक्षिणपंथी सरकारें भी शामिल है, कड़ी आलोचना होती रही है। लेकिन सरकारें कभी भी उस हद तक नहीं गईं कि वे कहें कि वे कोर्ट की बात नहीं मानेंगी। यह कहना जरूरी है कि सरकार ने पिछले 1 घंटे में कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। कैबिनेट सचिव ने स्पष्ट किया कि न्याय मंत्री और संचार मंत्री का पूर्व बयान कोर्ट की बात ना मानने का संकेत नहीं देता। यह सिर्फ कोर्ट के फैसले की आलोचना करता है। मैंने संबंधित पैराग्राफ 3-4 बार पढ़ा। मेरी समझ के आधार पर इसे दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट सचिव जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही वे एक राजनीतिक नियुक्ति हो और एक सिविल सेवक हो, वे खुद जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित अधिकारी नहीं हैं। उनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इजराइल में काफी हलचल मची। यहां तक कि राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने भी बयान जारी कर कहा कि सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की चाहे कड़ी ही सही आलोचना करना नहीं, बल्कि उसके फैसले का पालन न करना एक रेड लाइन है। आखिरकार पिनीता, हमें देखना होगा कि यह मामला कैसे आगे बढ़ता है। क्या हमारे पास सच में ऐसी स्थिति है जहां अदालत रेगुलेटर को मिलने के लिए कहती है, सरकार रेगुलेटर को ना मिलने के लिए कहती है और रेगुलेटर को चुनना पड़ता है? यानी हमारे पास एक तरह का संवैधानिक संकट है, या फिर यह सब सिर्फ शोर शराबा है जो आखिरकार कहीं नहीं जाता? लेकिन यह इजराइल के राजनीतिक परिदृश्य और इजराइल के चुनाव का एक बड़ा हिस्सा है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 7 अक्टूबर के बाद जो हुआ, उसके बावजूद ये समस्याएं चुनाव अभियान का केंद्र बन सकती हैं। और दिन भर की घटनाएं बेनेता वे आखिर जहां भी जाएं एक अहम बात याद दिलाती हैं। क्यों? ऐसा मामला निश्चित रूप से चुनावों से ठीक पहले हलचल मचा देता है, जैसा कि हम कई हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने गादी आइजनकॉट के साथ रिपोर्ट देखी, जिन्हें सबसे बड़ा चुनौतीकर्ता माना जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री को कितनी चिंता करनी चाहिए? और अभी गादी आइजनकोट ऐसा क्या लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें इस समय इतना ध्यान मिल रहा है? दूसरा और अहम सवाल बेनेता, पहले हमारे संबद्ध हिब्रू चैनल के सहयोगी शाई इजराइल को रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगर इसमें कोई जानी पहचानी आवाज लगी हो, इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता। दादी आइजनकोट ने नेतन्याहू से एक साफ फर्क पेश किया है। हमने उन्हें हिब्रू चैनल के इंटरव्यू में रिपोर्ट में देखा। उनका हुलिया कुछ बेतरतीब सा था, जो बेंजामिन नेतन्याहू से साफ उलट था, क्योंकि वे हमेशा सलीकेदार दिखते हैं। कई इजरायली इससे आकर्षित होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसमें जमीन से जुड़ाव और विनम्रता हो। ये गुण सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे भी होते हैं। विनम्रता जरूरी नहीं कि नेतन्याहू की सबसे मजबूत बातों में से एक हो। बेशक नेतन्याहू की कुछ और भी मजबूत खूबियां हैं। दादी आइजनकोट इजरायली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हैं और 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया में मजबूत सुरक्षा साख लेकर आते हैं। बेनीता, भले ही ये वे मुद्दे ना हो जो चुनाव का फैसला करेंगे, और भले ही सिर्फ सुरक्षा योग्यता होना ही काफी ना हो, शायद ये जरूरी है। जहां तक नेतन्याहू की बात है, उन्होंने अक्सर पहले कहा है कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वामपंथी अपने वोट कैसे बांटते हैं। अभी ध्यान आइजनकोट और नेतन्याहू से ज्यादा आइजनकोट और बेनेट के बीच है कि नेतन्याहू को मुख्य चुनौती देने वाला कौन होगा। बेनेट या आइजनकोट में से कौन नेतन्याहू की मुख्य चुनौती बनेगा? सर्वेक्षणों में बेनेट की गिरावट और आइजनकोट की बढ़त दिखी है। हमारे सहयोगी हिब्रू चैनल के हालिया सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते तो आइजनकोट की पार्टी को 20 और बेनेट को 11 सीटें मिलती। वैसे अभी पिछले 1 घंटे में इजराइल के सार्वजनिक प्रसारक टान द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में आइजनकोट की पार्टी को 23 सीटें मिलती हैं, जो लिकुड के बराबर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को भी 23 सीटें मिलती हैं।
अभी सारा ध्यान आइसेनकोट और बेनेट की दौड़ पर है, जिसमें आइसेनकोट सर्वेक्षणों में आगे है। लेकिन सवाल यह है बेनेता, क्या उनकी, अगर अमेरिकी शब्द का इस्तेमाल करें, जांच पड़ताल हुई है? या फिर हम गादी आइसेनकोट के लिए एक अमेरिकी शैली की उभार, जांच और गिरावट की प्रक्रिया देखेंगे, जब मीडिया और उनके राजनीतिक विरोधी उन पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे? क्या वो इस तरह की जांच पड़ताल झेल पाएंगे? खैर, निश्चित रूप से आने वाले महीनों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लिक्विड की बात करें तो एक और नाम है जिसने आज सुर्खियां बटोरी हैं, यूली एडल्स्टीन, जो उस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों किया है। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में बने रहना उनके सिद्धांतों के साथ विश्वासघात होगा, और साथ ही उन्होंने एक नई राजनीतिक राह बनाने की ओर भी इशारा किया। निश्चित रूप से ऐसे समय में उस भावना को साझा करना दिलचस्प है। यूली एडल्स्टीन से जो हमने सुना, उस पर आपका क्या कहना है? ये एडल्स्टीन के बारे में है बेनेता, लेकिन ये एक बड़ी कहानी भी है। ये संभावित मतदाताओं के बारे में है। इजरायली जनता का एक हिस्सा खुद को दक्षिणपंथी मानता है, लेकिन इस सरकार में हुई कुछ चीजें उन्हें पसंद नहीं आई हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हरेदी येशुवा छात्रों की भर्ती न करना और लिकुड के कुछ सांसदों और मंत्रियों का अक्सर चिल्लाना, शोर मचाना, दोनों ही मुद्दे हैं। लोग महसूस करते हैं कि उन्हें ये करना पड़ता है, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं है। साथ ही वे विपक्ष के लिए वोट भी नहीं करना चाहते। एडल्स्टीन, और सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लोग उन्हें एक राजनीतिक घर देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक एडल्स्टीन की बात है, व्यक्तिगत रूप से जो शायद हमारे कुछ दर्शकों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी राय में जिन्होंने हाल ही में उनसे बात की, उन्हें साफ लगा कि वे दो रास्तों के बीच फैसला कर रहे थे, लेकिन असल में 23 साल बाद लिकुड छोड़ने और चुनावी मैदान में उतरकर उन लोगों में से एक बनने का ही फैसला कर चुके थे। और बहुत से लोग बेनेता उन इजरायली मतदाताओं के उस तबके के लिए प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं जो दक्षिणपंथी है, लेकिन जरूरी नहीं कि गठबंधन के साथ हो और खुद को राजनीतिक रूप से बेघर महसूस करता है। एग्लेस्टीन समेत कई लोग उन्हें राजनीतिक घर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये समूह अहम है। अगले कुछ महीनों में हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि यही वे ऐसे मतदाता हैं जिनका रुझान बदल सकता है और जो चुनाव का फैसला कर सकते हैं।